चलिए, तो दिवाली के बाद अब इस चैप्टर को हम वापस रिज्यूम कर रहे हैं और आज हमको पढ़ना है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट गोल्स। अभी तक मैंने आपको इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर में 1950 से 1990 के इस दौर के अंदर मैंने आपको एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के अंदर सारे रिफॉर्म्स पढ़ा दिए थे और उसके अंदर सबसे बढ़िया टॉपिक हमको लगा होगा ग्रीन रेवोल्यूशन। इज इट क्लियर? चलिए, अब एग्रीकल्चर रिफॉर्म क्योंकि खत्म हो चुके हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन भी मैं पूरा पढ़ा चुका हूं, अब हमको बढ़ना है दूसरे सेक्टर रिफॉर्म्स पर जिसका नाम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। 1990 तक देश के अंदर 40 साल तक गवर्नमेंट मेजर इंडस्ट्रीज को ओन करती थी। वो इसलिए करती थी क्योंकि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत कमजोर था उस समय, आज भी है, और सरकार किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहती थी कि वो ही देश को कंट्रोल करने लगे। खैर, आज का सिनेरियो फिर वही हो रहा है, आप लोग जानते हैं। लेकिन 1990 तक ऐसा नहीं था। देश में किसी भी कंपनी को इतना बड़ा होने नहीं दिया जाता था क्योंकि सरकार काफी सारे कानून ला करके प्राइवेट कंपनीज को रेस्ट्रिक्टेड रखती थी। तो ये सारे कानून क्या थे, उनकी इंपॉर्टेंस, और 1990 तक देश के इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या सफर था, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले, द डेवलपिंग कंट्री जिस प्रकार से भारत रहा कैन प्रोग्रेस ओनली इफ इट हैज अ गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये अगर आपसे पूछे देश में इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एग्रीकल्चर नहीं, इंडस्ट्री एक ग्रोथ का सेक्टर होता है, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है और इंडस्ट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर से थोड़ा स्टेबल होता है। आया ना? पीएफ कटता है, ग्रेचुटी कटता है, रिटायरमेंट होता है, उसकी पार्टी होती है, फिर उसके अंदर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एवरेज रिटायरमेंट पर, मैं आपको बताऊं आज की तारीख में, अगर सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड एम्प्लॉयमेंट में वो है, थर्ड ग्रेड भी है अगर, तो अगर थर्ड ग्रेड है तो कम से कम उसको रिटायरमेंट वगैरह वो तब तक जी गया तो मिनिमम 50 लाख, और गवर्नमेंट जॉब में अगर है तो मिनिमम 1 CR to 2 CR मिलते हैं ऑन रिटायरमेंट एट ग्रेचुटी, जिसमें पीएफ, ईएसआई सारी चीजें अच्छी जॉब्स वालों को मिलते हैं। एंड इवन अगर कलेक्टर वगैरह ये लोग जब रिटायर होते हैं तो 10-10 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो सोचो गवर्नमेंट कंपनीज के डायरेक्टर्स को कितने पैसे मिलते हो। इज इट क्लियर? तो इट इज मोर स्टेबल। और जैसे जैसे हमारा इंडिपेंडेंस का दौर चल रहा था, इंडस्ट्रीज लिमिटेड थी। उस समय की मुख्य इंडस्ट्री एमसीक्यू के लिए याद रखेंगे, हमारी थी कॉटन एंड जूट इंडस्ट्री, वर मोस्टली डेवलप्ड इन इंडिया। इसके अलावा कुछ हमारे पास स्टील फर्म्स भी थी, जिसमें जमशेदजी टाटा, टाटा नगर जिसको बोला जाता है, जमशेदपुर के अंदर और कोलकाता के अंदर हमारे स्टील प्लांट्स बहुत अच्छे थे। सो देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग नीड टू एक्सपांड इंडस्ट्री। तो कुछ गिनी चुनी इंडस्ट्रीज थी, इसीलिए इंडस्ट्री को एक्सपांड करने का हमारी गवर्नमेंट ने निर्णय लिया। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के कुछ फीचर्स इस प्रकार थे कि पब्लिक एंटरप्राइजेस, मैंने आपको अभी समझाया, प्राइवेट सेक्टर का रोल कम था, मेजॉरिटी इंडस्ट्रीज सारी कौन ओन करती थी, बोलो? पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब आपने वो पढ़ा था ना, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, वैसे लोग काम करते थे। दैट मींस मेजॉरिटी स्टेक कौन रखता था अपने पास में? कौन रखता था? गवर्नमेंट रखती थी। याद है ना गवर्नमेंट कंपनी, हम कंपनीज एक्ट में भी पढ़ेंगे, जहां 51% ऑफ द शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन फोर्स इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, इसको आप हाइलाइटर से मार्क रखना कि 1990 तक हमारी इंडस्ट्रीज को हम कहते थे कि जितना इंपोर्ट करते हैं खुद बनाना शुरू करो। दैट मींस इंपोर्ट को कम करो ताकि हमारी डिपेंडेंस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पर कम रहे और हम खुद एक सेल्फ रिलायंस इकोनॉमी बन सके। हाँ या ना? आत्मनिर्भर भारत किसी का जब टॉपिक था, मैंने दे रखा है पता नहीं किसको, उसमें आप ये भी लिख सकते हो कि आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट सिर्फ मोदी जी नहीं लेके आए, ये दशकों से चलता हुआ कॉन्सेप्ट है, सेल्फ सफिशिएंसी और सेल्फ रिलायंस।
क्लियर। साथ ही जहां तक पॉसिबल हो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हम फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्टेड रखा। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कहीं वापस से कोई ईस्ट इंडिया कंपनी आकर के हमें गुलाम कर जाए। तो फॉरेन इंपोर्ट्स पर भी टैक्सेस आप देखो वहां पर लिखा है, और इंपोर्ट कोटास भी फिक्स कर दिए। इंपोर्ट कोटा का मतलब देखो, एक तो होता है टैक्स, टैक्स मतलब कस्टम, हमने मैक्रो में भी बजट के अंदर पढ़ा था, इंपोर्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट पर एक्सपोर्ट ड्यूटी, उसको टैक्स बोलते हैं। एक होता है कोटा, यहां पर आपको ये भी समझना पड़ेगा, कोटा का मतलब होता है क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन। मतलब मान लो आपने सोचा है कि मेरे को प्रोजेक्टर इंपोर्ट करने हैं, तो सरकार ने क्वांटिटी डिसाइड कर रखी थी, मान लो 100 प्रोजेक्टर, बोले इससे ज्यादा इंपोर्ट आप नहीं करोगे, इससे ज्यादा इंपोर्ट करने की आपको परमिशन नहीं थी। दैट मीन्स हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे ना सिर्फ टैक्स लगाया। अच्छा, एक्सपोर्ट पे टैक्स हमेशा कम रहा है, भले वो 1950 का दौर हो या 1990। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट करने से नेशनल इनकम बढ़ती है। लेकिन हैवी ड्यूटी ऑन इंपोर्ट इसलिए लगाए गए ताकि जो इंपोर्ट हम बाहर से कर रहे हैं उनको पैसा दे रहे हमारा वो ना दे, हम खुद हमारे देश का पैसा हमारे देश में यूज हो, भले वो हाउस होल्ड सेक्टर यूज करे या प्रोड्यूसर सेक्टर। बोलो हाँ या ना, कोई डाउट? और इंपोर्ट कोटा समझ गए, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगाना कि इससे ज्यादा क्वांटिटी इंपोर्ट नहीं होगी। इसके अलावा लार्ज स्केल इंडस्ट्री वाज टू बी डेवलप्ड, अभी हमारे देश में लार्ज स्केल इंडस्ट्री उस समय नहीं थी। तो फिर आया दौर इंडस्ट्रियलाइजेशन का। किसका दौर आया बोलो? इंडस्ट्रियलाइजेशन। कभी आपने हिस्ट्री में एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ा हो तो आपको याद होगा 18वीं सदी के मिड में और 19वीं सदी के शुरुआत में इंडस्ट्रियलाइजेशन को रैपिडली लेकर के आए थे, जहां पर मैन वर रिप्लेस विद मशीन्स, राइट। तो वो दौर भारत में भी आया, इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स थे। पॉजिटिव इफेक्ट्स ये थे कि इकोनॉमिक ग्रोथ गॉट अ बिग पुश। जब इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगी, इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ने लगा ड्यूरिंग द पीरियड 1950 टू 90, एंड देयर हैज बीन एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 6% एनुअल इंक्रीज। हर साल 6% हमारी ग्रोथ रेट, हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ रहा था। साथ ही एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम आया SSI। क्या नाम आया बोलो? SSI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज made a substantial contribution to achieve the objective of social justice। और यहाँ पर हमने बहुत सारे एरियाज में डाइवर्सिफिकेशन भी कर लिया, जिसमें से एमर्जिंग सेक्टर उस समय निकला इलेक्ट्रॉनिक्स। टीवी आने लगे मार्केट में, यस और नो, रेडियो आने लगे, राइट, मोबाइल फोन्स आने लगे, एंड एमर्जेंस ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी। साथ ही एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री राउरकेला और भिलाई स्टील प्लांट्स भी डेवलप हुए। प्रोजेक्टेड एन एनुअल इंफ्रास्ट्रक्चरल शिफ्ट इन द इंडियन इकोनॉमी, या हमारे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर शिफ्ट लेकर के आने लगे। लेकिन जहां पॉजिटिव है वहां नेगेटिव भी है। रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ से पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली होने लगी, और जो मोनोपोली पहले उनकी थी, इट टर्न्ड आउट टू बी अ डेड सोशल वेट। क्योंकि जहां गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई वहां पर शुरू होता है ब्लैक मार्केटिंग, वहां पर शुरू होता है करप्शन। अब सरकार इतनी बड़ी बड़ी कंपनी को ओन करने के बाद उन्हें चलाना थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट जहां इन्वॉल्व हो गई और नेता लोग जहां पर इन्वॉल्व हो गए वहां पर करप्शन शुरू होना, राइट। आप सोचो, जैक से पहले नौकरियां लगती थी बड़ी बड़ी कंपनी में कि हाँ उधर पहचान है, उधर डायरेक्ट डायरेक्टर बन गया आदमी, ऐसे कोई क्वालिफिकेशन नहीं देखते थे। इज इट क्लियर? हाँ, मंत्री जी का बेटा बना दो कंपनी का डायरेक्टर, इज इट क्लियर? तो अब ऐसे लोग अगर आने लगे सिस्टम में तो इट टर्न्ड आउट टू बी अ डेड सोशल वेट। डेड सोशल वेट मतलब बहुत बड़ा सामाजिक वेट बन गया फॉर द गवर्नमेंट टू रन दीज इंडस्ट्रीज। और क्योंकि इनको फॉरेन कंपटीशन तो खत्म ही कर दिया था, अरे एमएनसीज की एंट्री तो हुई नहीं थी 1990 तक। 1990 तक कोई एमएनसी थी क्या? क्या वॉलमार्ट था? क्या मैकडी था? क्या दादाजी से पूछना अपने, राइट, पापा से पूछना, उन्होंने बचपन में मैकडी खाया है क्या? पिज्जा बर्गर खाया है क्या मैकडी का? नहीं खाया होगा। इज इट क्लियर? क्यों? क्योंकि इन कंपनीज को आने की परमिशन ही नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं था कि बर्गर और पिज्जा नाम का भी कुछ होता है क्या। हाँ, और इस वजह से कंपटीशन नहीं था, जो सरकार बनाती थी वही खरीदना पड़ता था, कोई कंपटीशन नहीं, कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं। दैट मींस पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली बनने लगी। याद है मोनोपोली? सिंगल सेलर मैनी बायर।
saving foreign exchange through import substitution rather than generating it through export proved to be inefficient policy instrument. एक्सपोर्ट को बढ़ाया नहीं गया, प्रमोट नहीं किया गया, उल्टा इंपोर्ट बंद कर दिए. दैट मीन्स कोई फॉरेन एक्सचेंज नहीं आया और फॉरेन एक्सचेंज इतना कम हो गया कि 1991 का जो अगला चैप्टर है वहां की हमें जरूरत पड़ी, जहां पर 7 दिन का इंपोर्ट का भी पैसा हमारे पास नहीं था. There was a need for leading role in public sector due to following reason. अब आप बोलोगे कि सर सरकार तो पागल थी, मेजॉरिटी कंपनीज तो खुद खरीद ली और खुद चलाने नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स ये तो उस समय की गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेलियर था. पर ऐसा करना जरूरी था, पब्लिक सेक्टर को बढ़ाना इसलिए जरूरी था क्योंकि देश में प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ही कम थे. देश में इंडस्ट्री लगाने को बोलते थे, इतना पैसा किसी के पास था नहीं, और जिनके पास था वो ऐसी पॉलिसीज चाहते थे गवर्नमेंट से जो उनके फेवर की हो, जैसे आज चल रही है, राइट. लेकिन गवर्नमेंट का उस समय पब्लिक सेक्टर को इंपॉर्टेंस देना इसलिए जरूरी था क्योंकि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर या तो थे ही नहीं, और या अगर थे भी तो दे डिड नॉट टेक एनी स्टेप्स, या दे टेक ओनली सम स्टेप्स फॉर ग्रोथ ऑफ इंडिया. क्योंकि प्राइवेट आदमी तो खुद की ग्रोथ चाहेगा ना. आज हमें क्या मतलब देश से, कि हम तो अपना पैकेज अच्छा चाहते हैं. ये सर नो कोई बनना चाहता है आप में से पॉलिटिशियन, ठीक है, जहां पर करियर बहुत लेट सेटल होता है. बहुत पैसा पॉलिटिशियन बनना चाहते हो तो बात अलग है, वरना बहुत खतरनाक काम है पॉलिटिक्स करना. एंड लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर के लिए इंसेंटिव नहीं थे सर. मेजर प्रोजेक्ट सारे गवर्नमेंट करती थी, प्राइवेट सेक्टर का साइज लिमिटेड था, मार्केट लिमिटेड था, और इस वजह से प्राइवेट सेक्टर के गुड्स की डिमांड भी क्या थी, लिमिटेड. और तीसरा रीजन कि पब्लिक सेक्टर को इतना बड़ा इसलिए बनने दिया क्योंकि सरकार सोशल वेलफेयर चाहती थी. सरकार नहीं चाहती थी कि प्राइवेट पर्सन 3-4 मिलकर के पूरी इकोनॉमी को रन करें. कहने के लिए आज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन देश की जीडीपी का मेजर पोर्शन सिर्फ 3-4 लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बस सिर्फ 3-4 लोग. गरीब के पास तो आज भी राशन के नाम पे वो वोट लेगा, आपको वोट देगा, उसको 2 बोतल दारू दे दो वही चाहिए. उसको नहीं मतलब है कि परिवार में लोग कमा रहे हैं नहीं कमा रहे, झुग्गी पे बैठे कहाँ बैठे. सिर्फ 4 लोगों को, मुख्य 4-5 लोगों को फायदा होता है जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. बाकी इनइक्वालिटीज तो आज भी है. और इतनी सब सिचुएशन को देखते हुए फिर हमारी सरकार लेकर के आई उस समय का इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ द ईयर 1956, जिसके अंदर इसको पार्लियामेंट ने पास किया था अप्रैल 1956 में. ये कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज था जिसमें इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सोचा. एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1948 द इंडियन इकोनॉमी फेस अ सीरीज ऑफ पॉलिटिकल चैलेंजेस, जिसमें कई हमारे राजनेताओं को सरकार गिरानी पड़ी, फिर बनानी पड़ी, राइट. राजीव गांधी जैसे प्राइम मिनिस्टर्स की डेथ हुई, राइट. उसके बाद गवर्नमेंट इनस्टेबल रही, बीजेपी की सरकार बनी, 15 दिन की सरकार चलाई अटल बिहारी वाजपेयी ने, 15 दिन की सरकार गिर गई, उनकी जो मेजॉरिटी है वो प्रूव नहीं हो पाई. तो इतने सारे चैलेंजेस के होते हुए 1948 में देश में पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के साथ हमको आगे बढ़ना पड़ा, और फिर सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया, जिसके अंदर अब ये यहाँ से थोड़े स्लाइड्स जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला रिफॉर्म इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन. ये सीधा स्लाइड को 3 नंबर में पूछ सकते हैं आपसे. कितने नंबर में? 3 नंबर में. एक्सप्लेन, सीधा क्वेश्चन देंगे, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एज पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ द ईयर 1956, जिसके अंदर इंडस्ट्रीज 3 प्रकार की हुई. अब यहाँ पर बच्चा लिख के आता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, और वहां पर वो नंबर काट के दे देगा 0, क्योंकि आपसे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री एज पर बिजनेस नहीं पूछा है, आपसे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री एज पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन पूछा है. यहाँ पर 3 प्रकार की इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी, जिसमें सबसे पहले शेड्यूल ए में वो इंडस्ट्रीज को डाला गया जो कि होली कंट्रोल्ड बाय स्टेट. होली कंट्रोल्ड बाय स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट कंट्रोल पूरा.
ऐसी मुख्य इंडस्ट्रीज के अंदर 17 इंडस्ट्रीज थी, वहां पर नीचे लिखा है, और उसमें से आज भी कुछ इंडस्ट्रीज से गवर्नमेंट ओन करती है, जिनके मुख्य नाम रहे हैं आर्म्स एंड एम्यूनिशन, हथियार बनाना, मिसाइल, एयरक्राफ्ट्स, मिलिट्री टैंक्स, बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, ये सब बनाने का काम आज भी कौन करती है? गवर्नमेंट। एटॉमिक एनर्जी एंड हैवी एंड कोर इंडस्ट्रीज, हैवी एंड कोर जैसे आप कह सकते हो स्टील इंडस्ट्रीज, आज वैसे प्राइवेटाइजेशन भी है लेकिन उस समय टोटल काम गवर्नमेंट ही करती थी। एयरक्राफ्ट बनाने का काम, अब आप बोलोगे सर एयरक्राफ्ट तो हम आज इंपोर्ट करते हैं बोइंग के, तो उस समय गवर्नमेंट ही करती थी काम। एयरक्राफ्ट, ऑयल, रेलवेज, शिपिंग, कुछ तो आज भी इसमें गवर्नमेंट के पास ही है, जिससे मुख्य रूप से रेलवे, एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड एम्यूनिशन। क्लियर? तो बोलो शेड्यूल ए समझ में आया? शेड्यूल बी में वो इंडस्ट्रीज आई जिसमें 12 इंडस्ट्रीज थी। तो शेड्यूल ए में कितनी इंडस्ट्री थी? 17। शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज थी विच वुड बी प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन्ड। प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन्ड मतलब धीरे धीरे स्टेट ने अपना कब्जा इन पर जमाया। जैसे 12 इंडस्ट्रीज थी which would be progressively state owned, the state would take initiative of setting up industries and private sector will supplement the efforts of the state। मतलब शेड्यूल ए में कोई भी प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। शेड्यूल बी में प्रोग्रेसिवली ओन्ड बाय स्टेट, मतलब कि मान लो 50-60% गवर्नमेंट ने रख लिया, 70% रख लिया और 30% प्राइवेट को दे दिया। फिर धीरे धीरे सरकार को लगा अरे मजा नहीं आ रहा, तो धीरे धीरे उसको फिर किसको दे देंगे? प्राइवेट को। मतलब मेजॉरिटी ओनरशिप रही शेड्यूल बी में भी किसकी? गवर्नमेंट की, और थोड़ी थोड़ी ओनरशिप किसको दे दी? प्राइवेट को। इसमें 12 इंडस्ट्रीज थी, नाम की जरूरत है नहीं, एनसीईआरटी में भी दिए नहीं है। और शेड्यूल सी में वो इंडस्ट्रीज डाली गई दैट कंसिस्ट ऑफ रिमेनिंग इंडस्ट्रीज व्हिच वर टू बी इंक्लूडेड फॉर द प्राइवेट सेक्टर। मतलब शेड्यूल सी में वो सारी इंडस्ट्रीज जो कि कौन ओन करता था? प्राइवेट सेक्टर ओन करता था। These industries controlled by state through a system of licenses। हाँ, प्राइवेट का मतलब ये नहीं कि वो अपनी मनमर्जी करे, बहुत सारे सिस्टम ऑफ लाइसेंसेस उनके ऊपर लगा दिए कि आपको मान लो फॉर एग्जांपल प्लांट नया लगाना है, इंपोर्ट करना है आपको, तो गवर्नमेंट से परमिशन लगेगी। आपको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है ना प्लांट की, एक दिन में 10,000, 20,000, 30,000 प्रोडक्शन करते हैं, तो अगर मान लो 10,000 का प्रोडक्शन है, गवर्नमेंट ने 10,000 की परमिशन दी, अब आप प्रोडक्शन 10 से 20,000 करना चाहते हो तो भी गवर्नमेंट से परमिशन लगेगी। आप 10,000 से 5,000 करना चाहते हो तो भी गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी। इतने सारे लाइसेंसेस लगा करके और एक एक्ट बना दिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ द ईयर 1951। बोलो कोई डाउट? समझ में आया? क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। शेड्यूल ए में सारी वो इंडस्ट्री जो कौन ओन कर रहा है? गवर्नमेंट। शेड्यूल बी में प्रोग्रेसिवली ओन्ड बाय स्टेट, मतलब प्रोग्रेसिवली ओन्ड बाय गवर्नमेंट and some ownership with the private, and schedule C all ownership is with the private sector। समझ में आया? यहाँ पर जिक्र करना बहुत जरूरी है एक कॉन्सेप्ट का जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ना कि 10,000 से 20,000 प्रोडक्शन करना है गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी, 10 से 5 करना है गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी, उसको कहते हैं रिटर्न परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर इंडस्ट्रियल यूनिट टू मैन्युफैक्चर गुड्स। इसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। क्या कहते हैं बोलो बच्चों? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। द IRDA ऑफ द ईयर 1950, यहां पर 3 तरीके के लाइसेंसेस गवर्नमेंट ने लगाए इंडस्ट्रीज पर। पहला, नई इंडस्ट्री बनने पे रोक थी, परमिशन लो। दूसरा, आपको एग्जिस्टिंग को एक्सपांड करना है, एक से जगह दूसरी जगह इंडस्ट्री लगानी है या 2 की जगह 10 इंडस्ट्री लगानी है तो भी गवर्नमेंट से परमिशन लो। और इतना ही नहीं, अगर कोई कंपनी मान लो चप्पल बनाती है, वो कहती है मैं बूट भी बनाऊंगी, शूज भी बनाऊंगी, तो भी परमिशन लो। दैट मीन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट के लिए भी सरकार का क्या लगता था बोलो? लाइसेंस। क्लियर? समझ में आया? नो न्यू इंडस्ट्री, लाइसेंसिंग के कुछ फीचर्स। कोई भी नई इंडस्ट्री नहीं एस्टेब्लिश हो सकती विदाउट ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। इट इज इजियर टू ऑब्टेन लाइसेंस इफ द इंडस्ट्रियल यूनिट वाज एस्टेब्लिश्ड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया। बढ़िया है ये तो। अगर आप बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री को लगाओगे तो उसको एस्टेब्लिश करना आसान था, आज भी है। द पर्पस ऑफ दिस पॉलिसी वाज टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी, लोगों को माइग्रेशन ना करना पड़े, जो जहां का है उसको वहीं जॉब मिल जाए, इसलिए बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री लगाने के लिए सरकार फायदा देती थी, आज भी देती है। तो ये पॉइंट को भी रटने की जरूरत नहीं है।
ये आज भी ऐसे ही होता है। एंड लाइसेंसेस वर नीडेड इवन इफ एन इंडस्ट्री इज टू एक्सपांड इट्स ऑपरेशन। अगर इंडस्ट्री को अपने ऑपरेशन बढ़ाने हैं तो भी उसको क्या लगते थे बोलो, लाइसेंस। डाइवर्सिफाई के लिए लगता था। व्हाट इज एसएसआई? एसएसआई पे अगर अलग से क्वेश्चन पूछे तो कहते हैं 1955 विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज कमिटी, जिसको कार्व कमिटी बोला गया, ने रिकॉग्नाइज करा कि देश में छोटा उद्योग, जिसको स्मॉल इंडस्ट्री बोलते हैं, उसको प्रमोट करने के लिए जरूरी है एक एक्ट बनाना, और इसलिए स्मॉल इंडस्ट्री को डिफाइन किया गया। ये यही डेफिनेशन लिखनी है, ऐसी इंडस्ट्री जहां पर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड एक लिमिट से ऊपर नहीं हो सकता। दिस लिमिट हैज बीन चेंज फ्रॉम ₹5 लाख टू प्रेजेंट 1 करोड़ रुपीस। मतलब आज की तारीख में ऐसी इंडस्ट्री जिसका इन्वेस्टमेंट कितने रुपए तक है, 1 करोड़ रुपए तक, उसको अपन क्या बोलते हैं, एसएसआई। बोलो कोई डाउट? समझ में आया? और एसएसआई के बाद अगला पॉइंट तो बहुत आसान है, व्हाट इज, यस। बस ये स्लाइड को खत्म करते हैं, फिर फॉरेन ट्रेड से कल पढ़ा दूंगा, ठीक है? चलो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की जरूरत क्या है बताओ? आदमी को ऊपर घर नीचे बिजनेस, क्या फायदा होगा? किराया बच गया। टैक्सेस कम लगेंगे, जीएसटी कम है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के, तो कई प्रोडक्ट जीएसटी के बाहर है, ओके। लेकिन वो बात अलग है कि पागल हमारी गवर्नमेंट को बहुत आता है, धागे पे जीएसटी हटाया, शर्ट पे लगा रखा 18%, तो कॉस्ट तो वही रहेगी। पहले उसको बेचारे को क्रेडिट मिलती थी, अब नहीं मिली, तो इन्फ्लेशन अल्टीमेटली कंज्यूमर को इन्फ्लेट कर दिया है, राइट? खैर वो मुद्दे अलग है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, दे गिव एम्प्लॉयमेंट टू सो मेनी पीपल। आफ्टर एग्रीकल्चर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री देश में हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देने वाली इंडस्ट्री है। कोई अनिल अंबानी या हमारे अंबानी या अडानी ये नहीं दे रहे, देश का एसएसआई एम्प्लॉयमेंट दे रहा है आफ्टर एग्रीकल्चर, ध्यान रखना। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैन नॉट कॉम्पीट विद बिग इंडस्ट्रीज, ठीक है? अब कुछ स्मॉल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमने कानून बनाए, जिसमें हमने पीछे पढ़ा था MRTP, मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, ताकि बड़े प्रोड्यूसर आकर के इनको खरीद न ले। तो इसलिए सरकार ने भी 2 इंपॉर्टेंट स्टेप लिए, जिसपे एक था रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ये हेडिंग लिखी हुई है, लिखी हुई। रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट में लगभग 800 प्रोडक्ट ऐसे थे जिसको हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए रिजर्व कर रखा है। 800 प्रोडक्ट ऐसे थे जिनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए क्या कर रखा हमने, रिजर्व, जिसमें हैंडीक्राफ्ट, पेपर सोप्स वगैरह ये सब चीजें आती है, ठीक है? मिट्टी के बर्तन हो गए, ये सब हो गए। एंड वेरियस कंसेशंस हैव बीन गिवन, इनको अगर लोन चाहिए तो सब्सिडाइज्ड लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इनको लोन भी दिए जाते हैं। इज इट क्लियर? इसके आगे पढ़ेंगे कल, ये चैप्टर खत्म होगा और अगला चैप्टर शुरू होगा। थैंक यू।